एलर्जीज, जितनी भी एलर्जीज होती हैं मैक्सिमम ऑटोइम्यून होती हैं, इसीलिए एलोपैथिक सिस्टम में वो ठीक नहीं होती। डॉक्टर्स कहते हैं आप इस चीज को छोड़ दीजिए खाना। गेहूं से एलर्जी है, किसी को चावल से एलर्जी है, किसी को प्याज से एलर्जी है, लेकिन रीजन क्या है उसका? लीकी गट सिंड्रोम। आप उसको फिक्स कर दिया तो कैसी भी एलर्जी हो आप फिक्स कर सकते हैं। और नीचे आते हैं नर्व्स, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये सब भी रिवर्स होती है। बोन्स, ये भी केस हम आपको प्रेजेंट करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मोर देन 100 पेशेंट्स का रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्योर हो चुका है। इवन इन रिपोर्ट्स एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें एक जेनेटिक टेस्ट होता है HLA-B27 जो कि कभी भी क्योर नहीं होता अकॉर्डिंग टू एलोपैथ। मेरे पास 5 टेस्टिमोनीज है जिनका HLA-B27 पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है इन जेनेटिक टेस्ट। और यहीं की एक स्टूडेंट रही, उसने टॉप भी किया था और वो 10 मिनट बच्ची नहीं बैठ पाती थी, उसका HLA-B27 वाज पॉजिटिव और इसी ट्रीटमेंट से नेगेटिव हो गया। उसने इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में आके 8-8 घंटे क्लासेस की हैं। मसल्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड फाइब्रोमाइल्जिया, ये भी ठीक होता है। सोरियासिस, विटिलिगो, ये जितने भी चीजें हैं, एक्जिमा, जितने भी ऑटोइम्यून कैटेगरी में, ये तो थोड़े से नाम है, बहुत सारे होते हैं। लंग्स में आइए, फाइब्रोसिस, ILD ठीक होते देखा है? अखिलेश जी ने तो बहुतों का ठीक किया है ILD। हमने बहुत से केसेस में देखा है कि फाइब्रोसिस एंड ILD 100% क्योर हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज? आप सब जनरली जानते हैं, इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस एंड इन्फेक्शन। इफ यू हैव एन ऑटोइम्यून डिजीज, योर इम्यून सिस्टम अटैक्स हेल्दी सेल्स इन योर बॉडी बाय मिस्टेक। ठीक है, autoimmune diseases can affect many parts of the body. There are at least 80 to 100 type of autoimmune diseases. Next, analysis, millions of people in the world are affected by an autoimmune disease. Women are more commonly affected than men. Why? क्योंकि वो टेंशन बहुत ज्यादा लेती हैं और स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेती हैं, इमोशनल ज्यादा होती हैं, सेंसिटिव ज्यादा होती हैं, इसीलिए उनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सबसे ज्यादा होते हैं। ये नेम ऑफ डिजीज हमने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट, इवन इसमें एक डिजीज का नाम है टाइप 1 डायबिटीज। अभी हमने ग्रुप में भी संस्थान में शेयर किया था कि टाइप 1 डायबिटीज भी क्योर होती है, वो भी मेरे तकरीबन 5 पेशेंट्स की क्योर हो चुकी है, लेकिन मेरे पास रिपोर्ट्स किसी की भी नहीं थी क्योंकि जल्दी कोई दोबारा कराता ही नहीं है। इसका जो मेन टेस्ट होता है सी पेप्टाइड टेस्ट, और रिसेंटली मेरे एक पेशेंट की रिपोर्ट मिली है बिफोर एंड आफ्टर और 100% क्योर्ड। हमने वो ग्रुप में भी शेयर किया था संस्थान में, आज भी शेयर करेंगे कि वो रिपोर्ट्स में नॉर्मल हो गया और उनको इंसुलिन नहीं लेना पड़ा। नेक्स्ट, वो वीडियो फर्स्ट वाला चला दीजिएगा। एक शॉर्ट वीडियो है जिसको ऑलरेडी उन्होंने वैसे कल कवर किया था कि लीकी गट सिंड्रोम होता क्या है। ये एक 2 मिनट का वीडियो है, इस प्रेजेंटेशन से आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है, फिर इसको ट्रीट कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। Our intestines are lined with barrier cells, called epithelial cells, that transport nutrients from food into our bloodstream. These epithelial cells have tight junctions between them to ensure that no undigested food particles, digestive waste, or toxins escape into our blood and create health complications. Healthy epithelial cells are supported by a balanced microbiome of good and bad bacteria, which is supported by a nutrient-rich intestinal environment. Stress, poor diet, lack of exercise, and use of antibiotics can disrupt our microbiome and intestinal environment. These disruptions can lead to weak epithelial cells and loose epithelial junctions. Without tight junctions, undigested food particles, digestive waste, and toxins can leak out of our intestines and into our bloodstream, causing inflammatory immune responses, various digestive disorders, and changes to the normal function of the digestive tract. This is often called leaky gut. So what can you do about it? A nutrient-rich intestinal environment helps support a healthy microbiome, which helps support strong epithelial cells and tight epithelial junctions. Therefore, an effective way to help prevent leaky gut is to maintain a healthy, nutrient-rich intestinal environment. This can be achieved with whole food and plant-based nutritional intake, good eating habits, and lifestyle management techniques like stress reduction and exercise. जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये गट की प्रॉब्लम है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो टाइट जंक्शंस होते हैं वो लूज हो जाते हैं,
रीजन है, स्ट्रेस है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसका इलाज क्या है? आप सिर्फ इसको फिक्स कर दीजिए। तो उसमें क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और बॉडी को लगता है कि कोई वायरस आ गया, बॉडी का इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। तो अगर थायराइड पेशेंट है तो एंटीबॉडीज टेस्ट होता है, एंटी टीपीओ, उससे आप पता कर सकते हैं लेवल क्या है और आफ्टर ट्रीटमेंट आप चेक कर सकते हैं लेवल कम हुआ या नहीं हुआ। सिंपल टेस्ट है टोटल सीरम IgE, कैपिटल आई स्मॉल जी कैपिटल ई। ये किसी डिजीज को नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है कि आपका एलर्जी लेवल कितना है, एलर्जी रिस्पॉन्स कितना है आपकी बॉडी में। तो लोगों को व्हीट एलर्जी होती है, लाइफ लॉन्ग कहते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट खाइए, तो आप कब तक ग्लूटेन फ्री खाएंगे? तो आप इसको ट्रीट कर दीजिए, तो आपको लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन आप खा सकते हैं। मेरे बहुत से पेशेंट ग्लूटेन नहीं ले पाते थे, अब डेली खाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है जी। जो रिपोर्ट्स में आता था वो भी ठीक हो गया। तो इसमें क्या है, द मोस्ट कॉमन causes leaky gut, stress and frustration. Second है diet and genetics. Next, what is leaky gut syndrome? Next, leaky means pore or gap, gut means intestine. तो gut अगर जब porous हो जाती है, that is known as leaky gut syndrome. Next, ये आपको वीडियो में बता ही दिया गया कि कैसे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो है अंदर चले जाते हैं। तो उसका इलाज क्या है? हमें उसको टाइट करना है। तो अगर मसल्स की लूजनिंग हो रही है या इंटेस्टाइन्स की वॉल्स की, तो वो भी आपको बताते हैं कि उसको ट्रीटमेंट में कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट, हाउ टू कनेक्ट स्ट्रेस टू लीकी गट। तो गट ब्रेन एक्सिस अग्रवाल सर ने भी बताया, कल भी डॉक्टर VM कोहली साहब ने बताया कि गट ब्रेन का एक्सिस है, कैसे गट में प्रॉब्लम होगी तो ब्रेन अफेक्टेड होगा और ब्रेन में प्रॉब्लम होगी तो गट अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट, स्ट्रेस का साइकिल आप लोगों को पता ही है क्या होता है। नेक्स्ट, हाउ टू इम्प्रूव लीकी गट। ये तो डाइट रिलेटेड है, ये आपको सब पता है कि हेल्दी फूड्स खाने होते हैं, वेजिटेबल ज्यादा खाना होता है, लेकिन मीट एंड एग सब कुछ इसमें दिया हुआ है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को आप दूर करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप न्यूट्रिएंट्स तो ले रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होता और वही नुकसान कर रहा है, आपको किसी चीज से एलर्जी क्रिएट कर दे रहा है। तो इसको साथ साथ आपको ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अवॉइड फूड दैट ट्रिगर लीकी गट। अब देखिए इसमें ट्रिगरिंग फैक्टर्स दिए हैं, व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट, ग्लूटेन कंटेन, प्रोसेस्ड मीट, बेक प्रोडक्ट्स, स्नैक फूड, डेयरी फूड्स। तो क्या क्या आप छोड़ेंगे? मुश्किल हो जाएगा ना। और छोड़ने से भी क्योर नहीं है, जब तक छोड़ेंगे तब तक आपको रिलीफ रहेगा, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे वो फिर से ट्रिगर कर जाएगा। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज। आप गूगल कीजिएगा ट्रीटमेंट ऑफ ये ऑटोइम्यून डिजीजेस। और पीयूष जी ये राइट साइड वाला थोड़ा जूम कीजिएगा जहां पर ऑटोइम्यून डिजीज लिखा है। हाँ, टाइप डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट के नाम पे देखिए क्या है, ट्रीटमेंट कैन नॉट inflammation or at least reduce pain and inflammation. Drugs used to treat these conditions include steroids और ये सारी चीजें दी जाती हैं। तो नेट भी बोल रहा है, गूगल बाबा भी बोल रहे हैं कि ये क्यों नहीं होता है। नेक्स्ट, अब देखिए ट्रीटमेंट बाय एक्यूथेरेपी कैसे करेंगे। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सब ने लाइटनेस डार्कनेस पॉइंट पढ़े हैं ना? किसने पढ़े हैं? लाइटनेस एंड डार्कनेस पॉइंट टिटाइज 1 में दिए हुए हैं। पहले अग्रवाल सर के हर ट्रीटमेंट में ये प्रोटोकॉल कंपलसरी होता था, जैसे अभी फिंगर नंबर 3, 4, 5 थर्ड स्पाइरल होता है, पहले ये होता था 20 साल पहले। तो LI, SI एंड स्टमक के लाइटनेस डार्कनेस पॉइंट पे ब्लैक कलर लगा दीजिए। हम मैग्नेट्स बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि हम पेशेंट को सिखा देते हैं उसको खुद करना है। ज्यादा मैग्नेट्स होंगे वो लगा नहीं पाएगा, कलर कोई भी लगा सकता है और सेम कलर यूज होना है। ब्लैक इज फॉर टोनिफिकेशन एंड ब्लैक इज ऑल्सो फॉर द सिडेशन ऑफ। ठीक है, तो LI, SI एंड ST टिटाइज 1 में भी दिया हुआ है ब्लैक कलर लाइटनेस डार्कनेस पॉइंट में। वो भी सिर्फ किसी भी एक हाथ में लगा लीजिए, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में। सेकंड प्रोटोकॉल दिया है दैट इज ऑफ स्प्लीन क्वी डिफिशियंसी। कहीं पे भी लूजनिंग हो रही है उसको हमें टाइट करना है, नरिशमेंट का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है। उसके लिए क्या करेंगे? स्प्लीन क्वी डिफिशियंसी। कितने सिंपल पॉइंट्स हैं? SP3, 6, 36, CV12, UB20 एंड 21 विद एनी पॉइंट्स। SP10, TW6, लिवर 3 सीडेट। कल चंचल अग्रवाल जी ने बहुत डिटेल में बताया लिवर 3 का क्या रोल है। तो लिवर 3 ब्लड से हीट को निकालता है और होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, वेगस नर्व पे भी कनेक्ट करता है, ब्रेन से भी उसका कनेक्शन है। तो लिवर 3 को सीडेट किया। TW6 के बारे में आप पढ़िएगा, टिटाइज 2 में बहुत डिटेल में दिया है कि किसी भी चीज को बॉडी से एक्सपेल आउट करना है, ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करना है। तो मेरे हर पेशेंट में ये प्रोटोकॉल हमेशा TW6 आपको मिलेगा, सीडेशन। इसी से मेरा ट्रीटमेंट शुरू होता है।
एंड SP10 खेमका सर ने सिंगल पॉइंट बुक में लिखा है फॉर एनी टाइप ऑफ फूड एलर्जी। आप क्या देंगे? SP10 ब्लड की हीट को निकाल देगा। दिस वर्क्स लाइक एन एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल पे आते हैं। बहुत सिंपल है, फिंगर नंबर 1 to 5 क्या हो गया आपका? LI, SI, स्टमक, GB एंड UB, इन सब पे 0-9 पे ब्लैक कलर। ये भी वही लाइटनेस डार्कनेस पॉइंट है, लेकिन इन आयुर्वेदिक मेथड। लगाना आसान है या मुश्किल है? ब्लैक कलर आसान है ना। अब लेफ्ट स्मॉल फिंगर वाज जॉइंट हमने सेलेक्ट किया। क्यों? लेफ्ट स्मॉल फिंगर वाज जॉइंट किसकी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रॉब्लम आई है? लूजनेस हो गई है, हमें उसे टाइट करना है। तो क्या करेंगे? 1 to sedate। वात को हमें कम करना है। वात का क्या है स्पेसिफिक गुण? रुक्षता लाना, सुखाना। वो सुखा रहा है आंतों को, तो हमने क्या किया? वात को कम कर दिया। अब बढ़ाया क्या है? वात को कंट्रोल कौन करता है? कफ। ये अगर कहीं पे भी दरार पड़ जाए बिल्डिंग में तो हम क्या कहते हैं? सीमेंट लगाते हैं ना। सीमेंट में क्या होगा? 5 नंबर। बिना पानी के क्या सीमेंट जुड़ेगी? तो हमें क्या ऐड करना है? पानी उसमें डालना है। तो 4-5 टोन। तो 1 to sedate, 4-5 टोन। आसान है या मुश्किल है? तो ये ट्रीटमेंट आपका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो गया फॉर एनी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप सबके पास है, रूमेटाइड का है, हर डिजीज का आपके पास प्रोटोकॉल है। लेकिन उस प्रोटोकॉल के साथ जब इसको ऐड करते हैं तो ये रूट कॉज को फिक्स कर देता है और आपको परमानेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट, विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है, आज भी पेपर प्रेजेंटेशन है। तो ये लगभग सभी में पाया जाता है। अग्रवाल सर भी अब रिकमेंड करते हैं अपना विटामिन डी चेक कराइए, वो सप्लीमेंट जरूर लीजिए। और मैग्नीशियम ये आपको डाइट से भी प्रॉपर मिलेगा, बनाना में, बहुत सारी फलों में भी मिलता है। तो ये विटामिन डेफिशिएंसीज है, इसको साथ में आपको लेंगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं केस हिस्ट्री पे। नेक्स्ट वो वीडियो आप चला दीजिएगा, सबसे पहला वाला। पहले वो केस हिस्ट्री है एक, ये हमने संस्थान में पब्लिश होने के लिए भी दिया है, सरस्वती में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की है। नेक्स्ट, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का रिटन टेस्टिमोनी है और 2014 में वो मेरे पास आई थी। आज ठीक हुए 8 साल हो चुके हैं। लास्ट वीक भी वो मेरे पास आई थी। अब कोई एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट नहीं ले रही, कोई मेडिसिन नहीं ले रही एंड 100% क्योर हो चुकी है। शी वाज माय फर्स्ट पेशेंट। नेक्स्ट, ये भी बच्ची का नाम है राशिम ठाकुर। कल वो अशरत त्रिवेदी जी ने एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम का केस बताया था। तो ये बच्ची 6 साल से स्टेरॉइड पे थी, तो उनके पेरेंट्स ने रिटन टेस्टिमोनी भी दिया है। नेक्स्ट पेज। और क्या ट्रीटमेंट दिया? बहुत सिंपल ट्रीटमेंट दिया है, CMNDM के अकॉर्डिंग दिया था और इनका नेफ्रोटिक सिंड्रोम 100% क्योर हो गया। आज इसकी सारी स्टेरॉइड बंद हो चुकी, कोई दवाई नहीं चल रही, जो कि लास्ट 6 ईयर से शी वाज ऑन स्टेरॉइड। नेक्स्ट, ये टाइप 1 डायबिटीज का सी पेप्टाइड टेस्ट है, आप देख सकते हैं। पहले बिलो नॉर्मल था 0.32, आउट ऑफ रेंज है कि नहीं है? एंड नेक्स्ट, आफ्टर 5 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट ये देखिए अब ये विद इन रेंज आ गया है 3.53 और मिनिमम रेंज इज 3.41, जो कि डॉक्टर दोबारा एक बार जीवन में टेस्ट हो गया सी पेप्टाइड, बिलो नॉर्मल आ गया, दोबारा कभी कराते ही नहीं है, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि टाइप 1 कभी भी क्योर नहीं होता है। नेक्स्ट, वो वीडियो चला दीजिएगा। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिशा है। तो कहाँ से हैं आप? क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे ITP थी 4 ईयर्स से। जिसमें क्या प्रॉब्लम होती है? प्लेटलेट बहुत डाउन मेरे प्लेटलेट्स काफी ज्यादा डाउन हो जाते थे, हद से ज्यादा वीकनेस। मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई थी और उसकी वजह से 1 हफ्ते के लिए। मेरे काफी सारे टेस्ट हुए, बोन मैरो टेस्ट हुआ, कैंसर टेस्ट हुआ, लीवर टेस्ट हुआ, जिससे डायग्नोज हुआ कि मेरे ITP की प्रॉब्लम है। मेरा इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया। मुझे स्टमक इन्फेक्शन भी हो गया था, स्टमक में वर्म्स थे मेरे। डॉक्टर रिजवी के पास जब मैं आई थी, मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मेरे स्टेरॉइड्स चल रहे थे, जिसकी वजह से मेरी बॉडी काफ़ी स्वेल अप हो गई थी। और अब कुछ 3.5 ईयर्स हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए और मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गई। मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। अच्छा, आप क्या किया आपने? मैग्नेट थेरेपी किया? हाँ, दिखाइए मैग्नेट हाथ में। ये मैग्नेट्स ऐसे लगाने पड़ते हैं।
कोई मेडिसिन तो नहीं दिया हमने नहीं है, आपने कोई मेडिसिन नहीं यहाँ पे मुझे मिली थी। यहाँ पे बल्कि जब मैं मेडिसिन पहले लेती थी स्टेरॉइड्स, वो बंद हो गए। आप हैप्पी हैं इस ट्रीटमेंट से? काफी ज्यादा। तो ये बच्ची इतनी ताकत नहीं थी इसमें कि वो 10 मिनट चल सके। कई साल से ये स्कूल नहीं गई थी क्योंकि स्टेरॉइड के इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हुए थे एजोलॉन के, पूरी बॉडी इनकी स्वेल कर गई थी। और आज इसकी सारी स्टेरॉइड बंद हो गई, वापस से इसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। जो प्लेटलेट आफ्टर ट्रीटमेंट 15,000 से ऊपर नहीं जाता था विद मेडिकेशन, आज 2 लाख के ऊपर है एंड विदाउट एनी मेडिकेशन। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अनुराग तोमर है, मैं नोएडा सेक्टर 74 में रहता हूँ। अच्छा, और आपको क्या प्रॉब्लम थी? मुझे पिछले 12 साल से करीब 2008 से रिमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, जिसका मैंने शुरुआत में ट्रीटमेंट एलोपैथिक का कराया। बाद में जब उसके साइड इफेक्ट्स पता लगे तो मैंने वो बंद कर दिया। फिर मैं आयुर्वेदिक पे गया, वहाँ से बहुत आराम नहीं लगा। फिर मैं होम्योपैथी पे गया, तो मैं 8-10 साल ये सब ट्रीटमेंट करता रहा। लेकिन उसके साथ साथ करते करते मुझे सारे फिंगर्स में, जॉइंट्स पे डिफॉर्मिटी होने लगी। ये मेरी उंगलियां टेढ़ी हो गई और हाथ जो है वो डिफॉर्म हो गए। राइट घुटने के अंदर में सूजन आ गई। तो ये सब प्रॉब्लम मुझे वो सब ट्रीटमेंट करते करते आती रही। और मेरा जिंदगी में कभी आरए फैक्टर नेगेटिव नहीं आया और मेरा ESR CRP भी 70-75 के आसपास रहता था। फिर मुझे प्रोफेसर रिजवी के बारे में किसी ने बताया तो मैं उनके पास आया। आज करीब 4 महीने मुझे ट्रीटमेंट करते हुए हो गए हैं। और जब मैं उनसे मिला पहली मीटिंग में तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आपको कभी किसी ने बोला है कि आपकी बीमारी रिवर्स हो सकती है? मैंने डॉक्टर साहब, ना मुझे किसी ने बोला, ना मुझे इस बात का यकीन है, मैं तो बस उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने एक बात बोली कि आपको उम्मीद है और हमें यकीन है कि मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। तो वहीं से एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार हुआ। बस विश्वास से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया और आप यकीन मानिए पहले महीने की ट्रीटमेंट के बाद मेरा आरए फैक्टर जो 123 था वो 3 पे आ गया। डॉक्टर साहब को जब मैंने रिपोर्ट दिखाया तो उनको खुद विश्वास नहीं हुआ कि इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। उनको भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बोला कि आपका जो मेन कॉज था डिजीज का वो अब ठीक हो चुका है, आरए फैक्टर आपका नेगेटिव। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल, जो संस्थान में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, बोथ IF वाला 0 स्पाइरल एंड 9 स्पाइरल 3-4 सीडेड 6-8 टोन वही दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस इसके साथ हमने लीकी गट को ऐड कर दिया जिससे कि 1 महीने में इनका आरए फैक्टर नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट। जी, मैं अपना नाम बताएं। ये जिस बच्ची का AIHA ठीक हुआ था, ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। क्या प्रॉब्लम थी बेटी को? जब ये 3 साल की थी तो इसको ना सडनली मतलब 1 महीने तक काफ़ी टाइम तक कफ एंड कोल्ड चलता रहा। फिर उसके बाद अचानक से इसका हीमोग्लोबिन जो था वो 3% हो गया था। हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज कराया। दैन फिर उसके बाद इसको ट्रांसफ्यूजन्स वगैरह हुए, स्टेरॉइड्स वगैरह दिया गया, कंट्रोल हो गया। लेकिन उस कंट्रोल होने के बाद फिर से रिपीटली 3-4 बार इसका हीमोग्लोबिन जो है वो विद इन अ मंथ फॉल हुआ 3% पे। तो फिर उसको डॉक्टर ने डिसाइड किया कि फिर इसको कीमोथेरेपी वगैरह दी जाएगी। तो ये मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो कीमो दिया गया। फिर तभी हमने ये थेरेपी स्टार्ट करी। ये अप्रैल 2018 से हमने स्टार्ट किया। उस टाइम पे हम लोगों को पता नहीं था कि इसको प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर ने जो डायग्नोस किया था वो ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया के नाम से डायग्नोस किया था, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम उस टाइम ब्लड डिसऑर्डर ही हुआ था। कीमोथेरेपी एंड स्टेरॉइड तकरीबन 6-7 महीने चले। फिर हमने ये थेरेपी स्टार्ट करी, डॉक्टर शहरोज से कंसल्ट किया। मैग्नेट थेरेपी जी। तो फिर हमने ये थेरेपी स्टार्ट करी, कलर थेरेपी एंड मैग्नेट थेरेपी। तो ब्लड डिसऑर्डर तो टचवुड के अभी तक 4 साल हो चुके हैं, 4-5 साल। दोबारा से इसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इसका हीमोग्लोबिन ऑलवेज जो है वो 11+ से मेंटेन रहता है। बट हुआ ये था कि जो शायद इतना लंबा पीरियड इसने स्टेरॉइड्स एंड बाकी जो ये कीमोथेरेपीज एंड सब थी, तो इसकी वजह से इसको फिर स्किन डिसऑर्डर हो गया था। वो स्किन में इतनी ज़्यादा इसको प्रॉब्लम हो गई थी कि पूरी इसकी जो बैक थी वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा। ठीक है, तो ट्रीटमेंट वही सिंपल जो दिया हमने, बस साथ में लीकी गट सिंड्रोम का ऐड कर दिया। इनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोला था, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। आज इसकी मदर, शी इज द स्टूडेंट ऑफ एसप्रेस फर्स्ट सेमेस्टर। थैंक यू वेरी मच।